एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आपकी केवीएस की और एचपीएससी की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है जिसमें आपका बिहेवियरिज्म का टॉपिक हो चुका है। ये यूनिट नंबर 2 है। आज के टॉपिक में बात करेंगे कॉग्निटिविज्म, ठीक है, संज्ञानवाद के बारे में आज बात करेंगे कि किन्होंने इसके बारे में बोला है, ये बिहेवियरिज्म से कैसे अलग है, व्यवहारवाद से ये कैसे अलग है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है, सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉग्निटिविज्म के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लर्निंग के ऊपर वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉग्निटिविज्म की डेफिनेशन करेंगे, इसके क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी आलोचना हुई थी, किन्होंने करी थी, सब चीज़ें देखेंगे। थ्योरीज क्या होती है कॉग्निटिविज्म की और इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लर्निंग पे, यानी कि टीचर का यहाँ पे क्या रोल होता है कॉग्निटिविज्म के अंदर, स्टूडेंट का यहाँ पे क्या रोल होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, डिसिप्लिन एंड पावर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे कि कॉग्निटिविज्म की हमें डेफिनेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए है। देखिए, व्यवहारवाद को जब हमने पढ़ा था, बिहेवियरिज्म को हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टिमुलस होता है, एक उद्दीपक होता है जिसके थ्रू, जिसलिए उसके प्रति हम क्या करते हैं, अपनी अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और यही हमारा बिहेवियर बताता है कि हम कैसा रिस्पॉन्स इस स्टिमुलस के प्रति करते हैं। वहीं उसके बिल्कुल अलग कॉग्निटिविज्म जो है, संज्ञानवाद जो है, वो बताता है कि इसमें भी हम लोग बिहेवियर ही देखते हैं, हम लोग व्यवहार ही देखते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, वो सबसे पहले हम अपने माइंड, हमारी जो थिंकिंग है उससे रिलेट करते हैं। पहले हम अपने दिमागी रूप से उसमें सोचते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो बिग डिफरेंस है बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के अंदर, कि कॉग्निटिविज्म इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने मेंटल जो प्रोसेस होती है, हमारी जो मेंटल थिंकिंग होती है, हमारे जो थॉट होते हैं, इनको इन्होंने बात करी है कि इसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन जो बिहेवियरिज्म वाले हैं, जो व्यवहारवादी हैं, इन्होंने थिंकिंग को और हमारी जो भी मेंटल प्रोसेस है उस सभी को नकार दिया है। इसीलिए जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है वो बिल्कुल ही कहते हैं कि ह्यूमन और एनिमल लर्निंग में बहुत कम अंतर होता है। ये कुछ डिफरेंस है, आपको पता होनी चाहिए कॉग्निटिविज्म के अंदर और बिहेवियरिज्म के अंदर, ठीक है। अगर बात करूँ डेफिनेशन की, कॉग्निटिविज्म क्या है, एक लर्निंग की थ्योरी है जो फोकस करती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से हम किसी भी इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, और टाइम आने पर हम उसको कैसे रिट्रीव करते हैं अपने माइंड से। यहाँ पे सारा खेल किसका है, यहाँ पे सारा खेल आपका दिमाग का है। हम दिमागी रूप से किसी भी प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, उसका कैसे समाधान निकालते हैं, कैसे अपना व्यवहार यहाँ पे करते हैं, वो सभी किस में आता है, वो सभी कॉग्निटिविज्म के अंदर आता है, जिसको बिहेवियरिज्म ने बिल्कुल ही क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, और जिस वजह से इनकी क्या हुई थी, आलोचना भी हुई थी, ठीक है। ये कहते हैं इट यूजेज द माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस लाइक ए कंप्यूटर। ये कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो किसकी भांति काम करता है, वो हमारा माइंड जो है कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है, इनपुट की तरह इंफॉर्मेशन को लेता है, बाद में माइंड उस चीज़ को प्रोसेस करता है जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को आउटपुट करते हैं, अपना व्यवहार यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। कॉग्निटिविज्म जो संज्ञानवाद है वो बिहेवियरिज्म के बाद भी देखता है, बियॉन्ड करता है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है किस में दिखाता है, वो व्यवहारवाद में दिखाता है, जबकि लर्निंग कहता है, और कॉग्निटिविज्म कहता है कि लर्निंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस होती है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस होती है, सारा जो है मेंटल यहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है, दिमागी रूप से सारा यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे जो लर्नर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। मैं साथ ही साथ आपको डिफरेंस भी करा रही हूँ, ठीक है। और बिहेवियरिज्म क्या कहता था, लर्नर क्या होते थे, लर्नर यहाँ पे पैसिव होते थे, उनको बस एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता था। उनको ऐसे, उन्होंने बोला था ना वॉटसन ने कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मेरा मन करेगा मैं उनको चोर बना दूंगा, मेरा मन करेगा मैं उनको पुलिस बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा, क्योंकि जो मेंटल थिंकिंग है, जो इच्छाएं, जो डिज़ायर है, उनको तो इन्होंने कोई महत्व दिया ही नहीं। यहाँ पे लर्नर क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व है कॉग्निटिविज्म के अंदर, ठीक है। बात करो अगर हिस्ट्री की, तो ये कहाँ से आया था, तो कॉग्निटिविस्ट थ्योरी है वो एक रिएक्शन था किसका, बिहेवियरिज्म का। सबसे पहले बिहेवियरिज्म आया, जब बिहेवियरिज्म की आलोचना हुई तो यहाँ पे कॉग्निटिविस्ट थ्योरी आई यहाँ पे, और इनको क्रेडेंस मिला कब, 1950 में।
ये क्या बोलते हैं, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया बिहेवियरिस्ट को, इन्होंने इनको बिल्कुल ही क्या किया, एक तरीके से नेग्लेक्ट किया, इनकी आलोचना करी, क्योंकि ये मानते हैं, बिहेवियरिज्म क्या मानते हैं कि हम जो लर्निंग करते हैं वो सिंपली रिएक्शन होता है, ठीक है, सिंपली रिएक्शन होता है स्टिमुलस का। और इन्होंने इग्नोर किया, बिहेवियरिज्म वालों ने इग्नोर किया कि हमारी थिंकिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे माइंड में क्या थिंकिंग, क्या थॉट चल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कोग्निटिविज्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये आपकी हिस्ट्री है कि इन्होंने ऑब्जेक्ट किया बिहेवियरिज्म को, तब जाकर के ये सारी चीज़ें आई। एग्जाम्पल की अगर बात करूं कि संज्ञानवाद के एग्जाम्पल क्या हैं, तो जो कोग्निटिविज्म होता है इज ऑल अबाउट द इंटरनल मेंटल प्रोसेस। ये कहते हैं कि कोग्निटिविज्म इज ऑल अबाउट द इंटरनल मेंटल प्रोसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग टेकिंग प्लेस। मतलब कि वही चीज़ है कि हमारा ये जो है संज्ञानवाद है वो सभी किस पे डिपेंड करता है, हमारे इंटरनल आंतरिक जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है उसमें हम लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और टाइम आने पर कैसे हम अपने माइंड से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। सो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दैट विल सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज। मतलब कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, वो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। अगर वो 2 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे उसको क्या, मान लीजिए उसको 2 डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे वो प्लस का भी चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो ये प्लस की जो चीज़ें उसने पहले से सीखी हुई है, एडिशन को उसने पहले से सीखा हुआ है, एडिशन उसका क्या हुआ है, एडिशन उसका एक प्रायर नॉलेज है जो उसने पहले सीखा हुआ है। तो जो बाद की नॉलेज है उसमें हम प्रायर नॉलेज को यहाँ पे ऐड करते हैं। हमारे दिमाग में जो चीज़ें ऑलरेडी है, जो हमारे दिमाग में स्कीमा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसके ऊपर पियाजे ने बात करी थी, उस चीज़ को हम यूज़ करके अपनी नई सिचुएशन में, नई जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम अपनी उस चीज़ को यूज़ करते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। तो वही किसके अंदर आता है, वही हमारे संज्ञानवाद के अंदर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूँ, क्या विशेषताएं हैं कोग्निटिविज्म की, तो सबसे पहली बात कि बिहेवियरिज्म की तरह, लाइक बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म जो है वो भी ऑब्जर्व करता है बिहेवियर को, ठीक है। कॉग्निटिविज्म क्या करता है, ऑब्जर्व ही करता है बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, बट ये इंक्लूड करता है कि माइंड में क्या चल रहा है। बिहेवियरिज्म कहता था कि माइंड में क्या चल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ बाहरी एनवायरनमेंट से मतलब है। लेकिन कॉग्निटिविज्म जो है वो कहता है कि हम लोग भी बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन हम लोग इंक्लूड करेंगे किसको, माइंड को। हमें जो व्यक्ति की क्या वांछित इच्छाएं हैं उनका हमें फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉग्निटिविज्म डज नॉट कंसिडर पीपल एज ए प्रोग्राम्ड एनिमल, इस चीज़ को आपने समझना है। बिहेवियरिज्म क्या कहते थे, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद था, वो ये कहता था कि जो ह्यूमन है और एनिमल है, इनकी जो लर्निंग है, इनका जो पढ़ने सीखने का तरीका वो बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि जो आंतरिक क्रियाएं हैं, जो मेंटल प्रोसेस है, उन्होंने इसको इग्नोर किया। तो एनिमल और ह्यूमन में अब फ़र्क ही क्या रह गया था। तो इन्होंने कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोग्राम्ड एनिमल होते हैं, ह्यूमन भी। लेकिन वहीं कॉग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, हम ये जो है प्रोग्राम एनिमल नहीं होते हैं, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं लर्निंग के अंदर, उनका एक सक्रिय यहाँ पे भूमिका होती है। आपने वो पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट मैं उम्मीद करती हूँ पढ़ लिया होगा, मैंने आपको मेन चीज़ें उसमें बताई भी थी कि पैवलोव वाले में उसने जो पैवलो थे उन्होंने कुत्ते को क्या किया था, एक तरीके से बांध दिया था ना, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, कुत्ते को क्या किया था, एकदम से उन्होंने बांध के रखा था, ठीक है। अब कुत्ता अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे वो चीज़ें सारी प्रोग्राम थी, ठीक है। वहाँ पे वो कुत्ते को जो है ऑपरेट भी किया गया था ताकि उसका सलाइवा वहाँ पे क्या हो सके, इकट्ठा हो सके। तो यहाँ पे चीज़ें सारी प्रोग्राम थी, कुत्ता कुछ नहीं कर पा रहा था, बस उसको यहाँ पे चीज़ें बाहरी रूप से करवाई जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम थी, जबकि कॉग्निटिविज्म जो है इस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। बिहेवियरिज्म की थ्योरी है उसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी बोलते हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जबकि कॉग्निटिविज्म कहते हैं कि ये जो होती है वो वाइट बॉक्स थ्योरी होती है, क्योंकि इन्होंने आंतरिक जो भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर किया था और इन्होंने इनको इंक्लूड किया था, इसलिए इसको जो है ब्लैक बॉक्स थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ और लास्ट चीज़ हम देखेंगे कि वट एवर इज़ कन्वेड थ्रू स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट इज़ द इनपुट। ये वही वाली चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट से जो हम स्टिमुलस देखते हैं, जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, वो ये कॉग्निटिविज्म वाले मानते हैं कि उसको हम कैसे लेते हैं, उसको हम एज ए इनपुट लेते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग करते हैं ना कि इनपुट ले लिया, उसके बाद हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर की तरह एक्ट करेगा और चीज़ों को यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड उसका जो रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट जो हम बिहेवियर शो करेंगे वो हमारा क्या होएगा, वो हमारा आउटपुट होएगा। ये किसके अंदर आता है, ये कॉग्निटिविज्म के अंदर आता है, जिसमें
ये जो चीज़ है प्रोसेस वाली, इसको बिहेवियरिज्म वाले नकारते हैं। ठीक है, सो ये बिग डिफरेंस है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्रिटिसिज्म भी हुई थी अब कॉग्निटिविज्म की, अब हर कोई चीज़ हुई है तो भाई क्रिटिसिज्म भी होगा, जो भी थ्योरीज हैं उनकी भी हुई थी। सो मेन क्रिटिसिज्म क्या था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, कि ये जो है डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। भाई बिहेवियर को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे माइंड में चीज़ें चल रही हैं, जो हमारे माइंड की थिंकिंग है, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सो ये इनका पहला मेन क्रिटिसिज्म था। सेकंड क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो अप्रोच है वो इग्नोर करती है कि बिहेवियर का रीज़न सिर्फ एक यही नहीं है कि हमारे माइंड से हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जबकि बिहेवियर जो है सोशल तरीके से भी हो सकता है, जिस पे इन्होंने कोई बात नहीं करी। ठीक है, तो ये जो है बिहेवियर हमारा सिर्फ क्या माइंड की वजह से थोड़े ना होता है, भाई हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उससे भी होता है। सो ये चीज़ है जो सेकेंड इनकी क्रिटिसिज्म हुई थी इस चीज़ के ऊपर। सो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। थ्योरीज की अगर बात करूँ कॉग्निटिविज्म के अंदर, तो इसकी कुछ 3 मेन थ्योरी है जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने अपने चैनल पर आपको करवाई हुई है, वो मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर के थ्योरीज को देख सकते हैं, सारी को प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने समझाए हुए हैं। ओवरऑल अगर थ्योरी के बारे में बात करूँ तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी कोहलर की, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत था ये। ठीक है, जिसको कोहलर ने दिया था। एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक चिंपैंजी पे किया था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, आपसे ये ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती है, बट ये एग्जाम वाला जॉब वाली वैकेंसी है, तो यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें आपसे हो सकता है ज़्यादा पूछी जाए। तो सुल्तान नाम था उस चिंपैंजी का। क्या था कि सुल्तान को एक कमरे में कर दिया गया बंद, यहाँ पे उसको एक स्टिक प्रोवाइड करवाई गई और 2 ना बॉक्स उसको प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, 2 बॉक्स उसको प्रोवाइड कराए गए और स्टिक थी 1 या 2। ठीक है, अब यहाँ पे छत के ऊपर उसको क्या लटकाया गया, केला लटकाया गया। अब क्या हुआ, बैठा रहा पहले तो थोड़ी देर, लेकिन बाद में उसने एकदम से दिमाग में आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं इस बॉक्स का यूज़ करके इस केला को पकड़ लूँ। तो बॉक्स का यूज़ करके उसने केला को कर लिया कैच। फिर सेकेंड बार उसको फिर से बंद कर दिया गया, और अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने यहाँ पे जो रूम था इसके अंदर 2 जो है बॉक्स है वो थोड़ा और ऊपर केला को लटकाया अब की बार। तो उसने 2 बॉक्स का यूज़ करके अपने केला को पा लिया और अपनी भूख मिटाई। थर्ड टाइम में क्या किया गया, थर्ड टाइम में केला को उसने बाहर रख दिया। ठीक है, जो कोलर है उन्होंने केला को बाहर रखा। तो अब उसने क्या किया, अब उसके पास जो स्टिक थी ना, उसने अपने दिमाग का यूज़ किया और उन स्टिक को आपस में जोड़ा और जोड़ करके इन केला को ले लिया। तो ये क्या था इस थ्योरी के अंदर, कि उसने अपने दिमाग का यहाँ पे यूज़ किया, उसने अपना जो इनसाइट लर्निंग है उसको यहाँ पे दिखाया कि इंसान जो है अपने दिमाग से भी चीज़ें यहाँ पे करता है, उसके माइंड में जो चीज़ें प्रोसेस होती है उससे भी वो अपना व्यवहार वहाँ पे दिखाता है। तो अभी आप समझे कि कॉग्निटिविज्म के अंदर क्या आता है, कि हम लोग व्यवहार जो है अपने दिमाग से भी दिखाते हैं, ये नहीं है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ है और उसके साथ इंटरेक्शन करते हुए दिखाते हैं। सो ये डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, सेकंड थ्योरी है कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है। कर्ट कौन थे, कर्ट आप सभी को पता है भाई, जो क्या बोलते हैं गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्ट की थ्योरी भी इसको बोलते हैं। गेस्टाल्टवाद के अंदर ये आता है। और जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ना, ये गेस्टाल्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, गेस्टाल्टवाद के अंदर आते हैं। इसके अंदर कोहलर तो आते ही हैं, कोफका भी आते हैं और कर्ट लेविन भी आते हैं जो ये है, और इसके साथ ही जो गेस्टाल्टवाद के फादर है वो वर्दीमर है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर है गेस्टाल्टवाद के फादर। सो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये भी कहीं ना कहीं गेस्टाल्टवाद के अंदर ही आता है। कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी को टोपोलॉजी थ्योरी भी बोला जाता है, मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है जितने भी इसके नाम हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर अगर मैं ऊपर तरीके से आपको बताऊं तो इसके अंदर इन्होंने लाइफ स्पैन पे बात करी है, लाइफ स्पैन पे। अब ये क्या है, ये है कि मान लो ये एक एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये कोई पर्सन है। अब ये जिस भी अपने इसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, ये वो सारा इसका ये एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये इसका लाइफ स्पैन है कि इसी एनवायरनमेंट के साथ ये बंदा जो है इंटरेक्ट करता है, कोई भी इंडिविजुअल है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे उसके लिए कोई गोल है जो उसको पाना है। इस गोल को पाने के लिए बैरियर भी यहाँ पे है। ठीक है, बैरियर भी यहाँ पे, रुकावटें भी हैं। सो ये चीज़ें क्या है, लाइफ स्पैन है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके लिए कोई भी जो उद्देश्य उसका है, उसके लिए जो व्यवहार वो करेगा उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें भी आती है। और इन्होंने जो है एक यहाँ पे इक्वेशन भी दिया था कि जो बिहेवियर होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, किसका फंक्शन होता है, उसकी पर्सनालिटी और उसके एनवायरनमेंट का।
ठीक है, ये एक इक्वेशन थी जो इन्होंने यहाँ पे दी थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि जो इन्होंने इक्वेशन दी थी कि जो बिहेवियर होता है वो फंक्शन होता है किसका, पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट, यानी कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और अपना बिहेवियर यहाँ पे शो करता है। ठीक है, सो ये इक्वेशन थी जो इन्होंने दी थी। पूरी थ्योरी को आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेना, मैंने आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। फिर नेक्स्ट है आपकी साइन लर्निंग थ्योरी, जिसको टोलमैन ने दिया था। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हम जो भी व्यवहार करते हैं, वो उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। बिना पर्पस के हम कोई भी बिहेवियर नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आपका केवीएस का एग्ज़ाम है या फिर एचपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम क्या है, आपका एक पर्पस है, आपका एक गोल है, और इसके लिए आप बिहेवियर यहाँ पे कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, अपना जो मेहनत है, अपना जो हार्ड वर्क है, अपनी जो प्रिपरेशन है यहाँ पे आप कर रहे हो। सो आपका बिहेवियर का कोई ना कोई पर्पस और गोल होता है, ऐसा कहना है टोलमैन का। इसके साथ ही जो टोलमैन है, इन्होंने एक और चीज़ दी थी, कोग्निटिव मैप। क्या चीज़ दी थी, कोग्निटिव मैप। कोग्निटिव मैप का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है, कोई भी समस्या हमारे सामने है, तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारा जो दिमाग है वो एक मैप की तरह काम करता है और हमें चीज़ों को ना कनेक्ट करके देता है, एनवायरनमेंट के साथ हमें चीज़ों को कनेक्ट करके देता है, जिससे हम एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे निकाल पाते हैं। कोग्निटिव मैप के बारे में बात करी थी, लेटेंट लर्निंग के बारे में बात करी थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में कवर करवाई हुई है। थ्योरी का लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको थ्योरी सारी ऐड कर दी है, तो आपने जो ये जा करके ज़रूर इनको देखिएगा, आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प होगी। ठीक है, सो ये 3 थ्योरी थी जो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद बात आती है कि पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, कॉग्निटिविज्म का क्या पर्सपेक्टिव है लर्निंग के ऊपर, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। रोल ऑफ अ टीचर, अब एक टीचर का यहाँ पे क्या रोल है, आप सभी को पता है बिहेवियरिज्म के अंदर जो टीचर था वो कंट्रोल करके रखता था एनवायरनमेंट को, क्योंकि लर्नर वहाँ पे बिल्कुल पैसिव था, वो वही करेगा जो उसका टीचर बताएगा। लेकिन अगर वही बात करूँ कॉग्निटिविज्म के अंदर, तो यहाँ पे रोल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो गाइड करना होता है स्टूडेंट का, ताकि स्टूडेंट अपना अच्छे से लर्निंग कर सके। मोटिवेट करना है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट जो है को इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यहाँ पे परसीव कर सके और अपने माइंड का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर यहाँ पे एक लीडर का काम करता है। लीडर का काम करता है टू ही स्टूडेंट टू, और फैसिलिटेट करता है डिस्कवरी का, ताकि उनको नेसेसरी रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट रहता है वो डेमोक्रेटिक रहता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, जबकि उसमें बिहेवियरिज्म के अंदर टीचर सेंटर्ड यहाँ पे सारी चीज़ें थी। सो मैं आपको साथ साथ वो वाली थ्योरी भी आपको करवा रही हूँ, बिहेवियरिज्म का भी कवर कर रही हूँ। रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का यहाँ पे क्या रोल है, आप सभी को पता है भी, जो लर्नर होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं लर्निंग के अंदर, क्योंकि बच्चे जो है अपने माइंड का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं चीज़ों को प्रोसेस करने में। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पे डेवलप हो रही है। उसके बाद अगर बात करूँ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है बिल्कुल फ्रेंडली होता है, क्योंकि बच्चे का जो बच्चे के साथ उसका रिलेशन होता है पूरा तरीके से डेमोक्रेटिक होता है। बच्चे यहाँ पे कुछ भी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं, जबकि बिहेवियरिज्म के अंदर बात करो तो वहाँ पे बच्चों को कोई आज़ादी नहीं थी क्वेश्चन पूछने की, वहाँ पे टीचर के ही हाथ में सब कुछ था। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट की अगर बात करूँ तो एनवायरनमेंट पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेटिक है। ठीक है, सेफ होता है, डायनेमिक होती हैं सारी चीज़ें, गतिशील होती है, स्टैटिक बिल्कुल नहीं होती है कि एक ही चीज़ें रहेंगी सारी हर जगह। मल्टीलिंगुअल होती है, वैल्यू टू स्टूडेंट होती है, और बच्चे को सेंटर में रख के सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। टीचिंग मेथड की अगर बात करूं क्या चॉइस है, तो यहाँ पे सारे ही जो मेथड होंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड होंगे, जिसके अंदर बच्चा यहाँ पे खुद से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। बच्चे को यहाँ पे सोचने की आज़ादी है, बच्चे को यहाँ पे करने की आज़ादी है। एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें होंगी जिसमें अंदर बच्चा जो है इन्वॉल्व होएगा, सिर्फ यहाँ पे ओनली जो प्रेजेंटेशन टीचर ही नहीं करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पे होता है, जिसके अंदर बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक यहाँ पे दे जाएगा, बच्चा अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करेगा, खुद से एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को ढूंढ करके लाएगा कि क्या क्या वो उसमें यूज़ कर सकता है। एक्सपेरिमेंट में बच्चा यहाँ पे टोटली इन्वॉल्व होएगा। सो ये टीचिंग मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, यहाँ पे अगर डिसिप्लिन और अगर पावर की बात करूँ तो जो डिसिप्लिन है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, टीचर के हाथ में सब कुछ नहीं है, टीचर ने बच्चे को यहाँ पे सेंटर किया हुआ है, बच्चे को देखते हुए ही सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। उसके बाद पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक
ठीक है, यानी कि बच्चे के लिए ही है जो कुछ भी है, यहाँ पे बच्चा ही है मेन जो कुछ भी। हम जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे केंद्र में बच्चा होता है। सो कोग्निटिविज्म के अंदर भी हमारे सेंटर में कौन है, बच्चा ही है। जो सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएगी वो सभी बच्चे के लिए ही करी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। सो उम्मीद है कि आपसे वो सभी चीज़ें पसंद आई होगी। आप अपने नोट्स जो है खुद से चीज़ों को देख करके बनाइए, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो अपने नोट्स आप खुद से बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होएगा। ठीक है, अपने नोट्स खुद से बनाइए, चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही करती रहिए, अपनी मेहनत को करते ही रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए तो मेरा तो बिल्कुल भी ना जाइएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि फ्री ऑफ जो ये चीज़ें मिल रही हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, कंस्ट्रक्टिविज्म को कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।